आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट होगा और इसको देख करके आप परीक्षा से पहले अपनी तैयारी को परख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि शेर शाह ने किस शासक को चौसा का युद्ध यानी कि 1539, कन्नौज के युद्ध 1540 के युद्ध में हरा करके उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य कर दिया। मतलब शेर शाह सूरी ने किसको हराया 1539 में और 1540 में, यही बताना है आपको। देखिए, अगर आप देखेंगे भारत में मुगल वंश की शुरुआत होती है 1526 में। किसने किया? तो बाबर ने। बाबर मर जाता है 1523 में। बाबर का बेटा था हुमायूं और हुमायूं 1530 से लेकर के 1540 तक रूल करता है। इसी के दौरान इसी बीच में 1539 का युद्ध होता है जिसका नाम है चौसा का युद्ध। उसके बाद 1540 में युद्ध होता है जिसका नाम है कन्नौज का युद्ध। इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी विजयी होता है और हुमायूं की हार होती है। दोनों युद्ध हारने के बाद हुमायूं भारत को छोड़ करके चला जाता है। तो ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब होता ये है कि भारत में किसी भी कानून को समीक्षा करने का अधिकार जो मिला है ये सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये हमने सिस्टम कहाँ से लिया है कि हम समीक्षा करेंगे? देखिए, भारत में होता क्या है कि कोई भी कानून बनाने के लिए पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, या फिर अगर पहले राज्यसभा में पास करवाते हैं तो बाद में लोकसभा में, इसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा, तब ये कानून बन जाएगा। लेकिन इसको रिव्यू करने का जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा और ऐसा हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA से। अगला है कि सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? बताइए, ये विकल्प है आपके। अगर आपको वीडियो के क्वालिटी से कोई शिकायत है तो आप अपने क्वालिटी सेटिंग में जा करके उसे सही कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो दिखता है उसको हम किरीट बोलते हैं। यहाँ बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य कौन सी संख्या है ये आपको बताना है। देखिए, अभाज्य किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जो कि एक और खुद के बजाय किसी और से ना कटे, उसको हम अभाज्य कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये किसी से नहीं कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 61। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है 5वां। कहा गया है कि यम एक कार्य को 50 दिन में पूरा करता है। कितना दिन लेता है? 50 दिन ले लेता है। यम जो कार्य करता है ये 10% कम कार्य करता है यन से। यन से 10% कम कार्यकुशल है। तो बताइए कि यन उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? अब हम मान लेते हैं कि वहाँ पे कुर्सी बनाने का ठेका था, तो कितनी कुर्सियाँ बनानी थी ये किसी को नहीं पता है। हम ये करेंगे कि मान लेंगे कि यम एक दिन में 9 कुर्सियाँ बनाता है। 9 मान लिया हमने, ठीक है। आप इसको 18 मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, लेकिन हमने 9 मान लिया। 9 मानने से ये दशमलव में नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में यन कितना काम करेगा? यन कितना कुर्सी बनाएगा? तो यन बनाएगा 10, क्योंकि आप देखिए कहा गया है कि जो यम है यन से 10% कम कार्यकुशल है। यानी कि 10 का अगर आप 10 में से 10 का 10% लेस करेंगे तो ये यम के बराबर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये और इससे ये कैंसिल हो गया, 1 बचा और यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। यानी कि यम एक दिन में काम करेगा 9 कुर्सी और यन एक दिन में बनाएगा 10 कुर्सी। अब कह रहा है कि यम 50 दिन तक काम किया। यम एक दिन में बनाता है 9, कुल मिला के काम करता है 50 दिन, यानी कि कुल मिला के कितनी कुर्सी बना देगा? 450। अब 450 कुर्सियाँ बनानी है और यन एक दिन में बनाता है 10 कुर्सी, तो 10 से हम भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कि इसका सही उत्तर होगा 45 दिन। 45 दिन है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका यही होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। 6वां है कि 3 नल R, S और T एक टंकी को 90 मिनट, 100 मिनट और 180 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनटों में भर जाएगी? देखिए, एक नल है R, दूसरा है S और तीसरा है T। ये उसको 90 मिनट में, ये 100 मिनट में और ये 180 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भर जाएगी?
अब पहले आपको ये निकालना है कि टंकी कितनी बड़ी है, कितना उसमें पानी आ रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 900। ठीक है, अब आप 90 से 900 में भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। इससे इसमें भाग दीजिए 9, और इससे इसमें भाग दीजिए, कितना आ गया, 5। ठीक है, जब आर वाली टंकी शुरू होती है तो 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर देती है। एस वाली टंकी 1 मिनट में 9 लीटर भरती है, और टी वाली टंकी 1 मिनट में 5 लीटर भर पाती है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि तीनों को एक साथ जोड़ना है, तो तीनों को मिलाइए, 10 और 9 हो गया 19, और 19 और 5 हो गया 24, यानी 1 मिनट में 24 लीटर पानी भरेगा। कुल मिलाकर के 900 लीटर की टंकी है, 1 मिनट में 24 लीटर पानी भरेगा। बस आपको भाग दे देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे आपका उत्तर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि आपका सही उत्तर होगा यही वाला। इस तरह भी आप परीक्षा में हल कर सकते हैं। देखिए, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया। 120 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको अगर आप 24 में गुणा करेंगे तो 1000 के ऊपर चला जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 2000 के आसपास चला जाएगा। तब आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन पढ़िए कि आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, पर आम के पेड़ से ऊंचा है। आपको बताना है कि कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है। कितना आसान क्वेश्चन है। पहले देखिए क्या कहा गया है कि ताड़ के पेड़ से छोटा है कौन, केला। तो पहले ताड़ लिख दीजिए, ताड़ से छोटा है मतलब कौन, केला। ठीक है, आगे कहा गया है कि जो केला का पेड़ है अमरूद के पेड़ से छोटा है। जो अमरूद का पेड़ है ये केले के पेड़ से छोटा है। ठीक है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, यानी कि यहाँ हो जाएगा अमरूद। ठीक है, उसके आगे कहा गया है कि जो अमरूद का पेड़ है उससे बड़ा है आम का पेड़, या फिर इस तरह कहिए कि कहा गया है कि आम का पेड़ अमरूद के पेड़ से छोटा है, यानी कि यहाँ पे हम कर देंगे आम। ठीक है, ऊंचा है, आम के पेड़ से ऊंचा है कौन, अमरूद का पेड़। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या कहा गया है कि जो नारियल का पेड़ है आम के पेड़ के एक समान है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कौन, नारियल का पेड़। अब कहा गया है कि सबसे ऊंचा पेड़ बताइए कौन सा है, तो सबसे ऊंचा इसमें से कौन सा हो गया, ताड़ का हो गया। ये बड़ा वाला चिन्ह है, ये ताड़ हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यदि प्राइज को कूट भाषा में SBNIL लिखा जाता है तो बताइए कि कॉस्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए PRICE को क्या लिखा गया है, SBNIL। अब आपको ये देखना होता है कोडिंग डिकोडिंग में कि किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, क्या फार्मूला लगाया गया है, उसी हिसाब से होगा। पी में आप कितना जोड़ेंगे कि यस हो जाए, तो पी का होता है इसमें अगर आप जोड़े 1 2 3, अगर आप इसमें 3 ऐड करें तो यस आ जाएगा। उसी तरह ई का आप देखिए, ई का होता है 5। ठीक है, और 5 और यल का होता है 12। तो कितना आपने जोड़ा इसमें, 7 जोड़ा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 4 ऐड करके देखिए, यहाँ पे 5 ऐड करके देखिए, और यहाँ पे 6, क्योंकि इसका 9 होता है और इसका 3 होता है। इसका आई का होता है 9 और एन का होता है 14। तो देखिए सेम है, लगभग यही फार्मूला लगाया कि पहले 3 जोड़ना है, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। बस आपको कास्ट में वही कर देना है, सेम टू सेम। सी में आपको क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। पहले से 3 होता है, 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यानी कि एफ हो जाएगा। इसका होता है 15, 15 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 19, 19 का क्या होता है, यस। इस तरह इसमें क्या जोड़ेंगे 5, और इसमें क्या जोड़ेंगे 6, 20 होता है, 26 हो जाएगा, यानी कि जेड हो जाएगा। अब आपने इतना कर लिया है तो आप मिला भी सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स होगा और ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। यदि x का अर्थ है भाग, भागे का अर्थ है जमा, घटाना का अर्थ है गुणा, और जोड़ का अर्थ है घटा, तो बताइए कि 14 - 6 भागे 18 गुणे 6 का मान क्या होगा, 14। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका अर्थ है गुणा, तो आप गुणा कर दीजिए 6। भागे का अर्थ है जमा, तो यहाँ पे जमा कर दीजिए 18, और गुणे का अर्थ है भाग, यानी कि यहाँ पे भाग कर दीजिए 6। ठीक है, तो ये हो गया 84, और ये हो गया 18, और ये हो गया
6, ठीक है। तो यहाँ पे 84 और 18 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 4 12 102 और 6 से भाग, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव स्वर्गीय कोफी अन्नान का संबंध किस देश से था? यूएन के महासचिव होते हैं और पूर्व जो महासचिव है उनका नाम है स्वर्गीय कोफी अन्नान। तो आपको बताना है कि इनका देश कौन सा था, ये किस देश के थे, बताइए। 2 सेकंड है आपके पास। सही उत्तर है घाना। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कवर कर दिया है। आप खुद देख सकते हैं कि आपका इन 10 क्वेश्चनों में से कितना सही हुआ है। यहाँ पे देखिए, नई आर्थिक नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति का संबंध परमाणु ऊर्जा सुधार से नहीं होता है, आर्थिक सुधार से होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भारत के चमड़े के जूते को बनाने का प्रचलन किस काल में शुरू हुआ? जो भारत में चमड़े का जूता बनता है, इसका प्रचलन किस काल में शुरू हुआ, ये पूछा गया है। मौर्य, शक, सातवाहन या फिर कुषाण? सही उत्तर होगा कुषाण। एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज में यही होता है। अब यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ दिया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। तो पहला विकर्ण दिया गया है, एक विकर्ण दिया गया है, मतलब कि आप D1 कर सकते हैं, ठीक है। और एक भुजा दी गई है, मतलब कि एक भुजा मतलब सभी भुजा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका बताना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बताने से पहले अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में देखेंगे तो एक फार्मूला होता है, 4 भुजा का स्क्वायर बराबर है विकर्ण पहले वाले विकर्ण का स्क्वायर धन दूसरे वाले विकर्ण का स्क्वायर। अब 4 ए की वैल्यू दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 400 बराबर है D1 यानी कि 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576, और D2 की वैल्यू पता ही नहीं है, ये हो जाएगा 1600, और 1600 में से आप 576 को घटा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा D2 की वैल्यू, ये घटाना है। जब आप घटाएंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 0 1 1032 अंडर रूट, और ये हो जाएगा D2 क्योंकि ये स्क्वायर वाला अंडर रूट में आ गया। अब यहाँ से D2 की वैल्यू आ गई 32। अब हमको पता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 D2। 1/2 D1 की वैल्यू था 24, D2 की वैल्यू है 32। अब इससे करिए, ये हो जाएगा कितना, तो 12 और गुणे 32, 12 और गुणे 32 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4 और ये 8 और ये 3, 384। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चूँकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो उत्तर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया है। अगर ये आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब में आता। तो ये है, इस तरह बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। अगला है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% की छूट देता है। अजय ने 728 रुपये में कमीज खरीदी, उस कमीज का क्रय मूल्य क्या था? उस कमीज का क्रय मूल्य मतलब एक दुकानदार है जो उसका खरीद मूल्य है उससे 60% ज़्यादा उस पर लिख दिया है, 60% ज़्यादा लिख दिया है, और जब कोई खरीदने जा रहा है तो कह रहा है कि 35% की छूट हो गई है आपके लिए, तो 35% की छूट हो गई, फिर भी उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पे जो कमीज वो बेच दिया है 728 रुपये में, तो उसको दुकानदार वो कितने में ख़रीदा था, यही आपसे पूछा गया है। मान लीजिए कि कमीज इस तरह करिए कि कमीज का क्रय मूल्य मान लीजिए x, ठीक है। कमीज का क्रय मूल्य है x क्योंकि x पर ही किया गया था, x ना करके इसको 100 मानिए, 100 के बजाय 1000 करिए। मान लीजिए कि कमीज का क्रय मूल्य 1000 रुपये है। अब जो उस पर वो प्रिंट कर रहा है, मतलब कि मार्क प्राइस कर रहा है, 60% अधिक कर रहा है, यानी कि 1000 का 60% आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600, यानी कि उसकी जो मार्क प्राइस हो जाएगी 1600 रुपये हो जाएगी। दुकानदार खरीदा 1000 रुपये में और उस पर छपवा दिया है कितना, 1600 रुपये। बताइए, इतना छपवा दिया है। अब जब कोई खरीदने जाएगा तो उसको कह रहा है कि इसका 35% आपको छूट देंगे,
तो अब 1600 का 35%, या फिर 35% ना निकाल करके आप सीधे 1600 का 65% निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 1600 का, अगर आप 65% निकालें या फिर 35% निकाल करके 1600 में से घटा दें, दोनों बात वही है। तो 65% अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1040। अब देखिए, दुकानदार ने खरीदा था 1000 रुपये में, उस पर छपवा दिया कि ये 1600 का है। जो कोई खरीदने गया तो उसको 1040 रुपये में बेच दिया। यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं कि 1040 रुपये में बेच रहा है, 1000 क्रय मूल्य होने पर, तो 728 रुपये में बेचेगा कितना क्रय मूल्य होने पे? तो 1000 बटे 1040 और गुणे 728। जब आप इसको कटाए पिटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 700, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का 700। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगा सकते हैं, x मान के लगा सकते हैं, इसके अलावा 100 मान के लगा सकते हैं। जब 100 मान के आप लगाएंगे तो यहाँ पे जो दशमलव की संख्या आपको अधिक दिख रही थी, ये दशमलव की संख्या कम दिखने लगेगी। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, उतना हार्ड नहीं था, आप इसको लगा सकते हैं। 15वां देखिए, 15वां कहा गया है कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 1039.5 सेंटीमीटर है, तब इसका व्यास बताना है। अब बताइए आप, आपके पास लगभग 10 सेकंड होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 3πr², क्योंकि 2πr² उसका एरिया परिधि होता है और उसके बीच वाला जोड़ देने पे 3πr² हो जाता है। तो यहाँ पे ये दिया गया है 1039.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7 गुणे r² और 1039, ठीक है। अब यहाँ पे आपको r बता देना है, ये चला जाएगा इधर, इससे r निकल जाएगा और जो भी r होगा उसका आप दोगुना कर देंगे तो ये इसका व्यास आ जाएगा। तो इस तरह इसको आप हल कर सकते हैं, आप इसे खुद लगाइएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो देखने का फ़ायदा तभी आपको ज़्यादा होगा जब आप खुद कोशिश करेंगे। इस तरह एक लाइन से देखने पे फिर आप आसानी से भूल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां की A तथा B विवाहित युगल है, C तथा D भाई हैं। A C का भाई है, D B से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर A और B विवाहित मतलब है, यानी कि A और B की शादी हुई है, लेकिन ध्यान रखिए पता नहीं है कि कौन इसमें पुरुष है और कौन महिला है, बस शादी हुई है। C तथा D भाई हैं, ठीक है, C और D दोनों भाई हैं। A C का भाई है, A C का भाई है, C भाई है, भाई वाले मतलब पुरुष वाले को हम इस तरह करेंगे वर्ग में और महिला वाले को वृत्त में। C A का भाई है, A C का भाई है, A भाई है, ठीक है, यानी कि ये पुरुष हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये होगा महिला, ठीक है। इसको प्लस, क्योंकि ये पुरुष है, महिला मतलब कि इस तरह। अब कह रहा है कि D B से किस प्रकार संबंधित है, और यहाँ पे कहा गया था कि C D भाई है, यानी कि D यहाँ पे आ गया। ये दोनों भाई हैं, ये भी भाई है और A की शादी हुई है B से। अब कह रहा है कि D B का क्या लगेगा, D B का क्या लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि इनके भाई मतलब जिनसे शादी हुई है उनके ये भाई हैं, तो या तो देवर होंगे या फिर जेठ होंगे, यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है यही सही होगा। यहाँ पे जहाँ पर भी कुछ क्लियर ना दिया गया हो तहाँ आप खुद से पुरुष और महिला ना माने। अब अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाता है। अमित एवं अनिल की वर्तमान आयु का औसत 32 साल है। अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अनिल और अमित की वर्तमान आयु का औसत 32 है। औसत 32 है, यानी कि 32 का दोगुना कर देंगे तो दोनों की उम्र जोड़ने पर, वर्तमान वाली उम्र जोड़ने पर क्या हो रहा है, 64 हो रहा है। अब कह रहा है कि जो अमित की वर्तमान आयु है वो 6 साल अधिक है, मतलब 6 वर्ष बड़ा है अनिल से। तो हम अनिल का मान लेंगे, अनिल का x, तो अमित का क्या हो जाएगा, अमित का x + 6, ठीक है। अब जब x + 6 हो गया तो इन दोनों को जोड़ करके, इनको जोड़ करके कितना आना चाहिए, 64। तो जोड़ेंगे तो 2x + 6 हो जाएगा और ये हो गया 64। ये इधर जाएगा तो घट जाएगा,
कितना हो जाएगा 58, और x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 58/2 यानी कि 29 साल। अब x किसका है? अनिल का है। अमित का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 35 साल। अनिल की वर्तमान आयु पूछा है तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 29 साल। अगर अमित की भी पूछता तो कितना हो जाता 35 साल। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनना है जो कि दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको इन तरह के शब्दों का ध्यान रखना होता है, बताना है कि नहीं बनाया जा सकता है। बताइए कौन सा है। देखिए क्या इसमें P है? तो P बिल्कुल है, एक बार है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या इसमें R है? तो R भी है। E है तो E भी है। इसके अलावा क्या हम सर्च कर रहे हैं? J तो J भी है। T है क्या इसमें? T तो इसमें आप देखेंगे T नहीं है, यानी कि जो शब्द में T होगा वो नहीं बनाया जा सकता है, और इसमें T है। तो जब इसमें T है ही नहीं तो इसमें T कहाँ से आ गया? यानी कि जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा होगा। जंतु कोशिका के तहत जीव द्रव्य का सर्वप्रमुख अजैविक घटक कौन होगा? जंतु कोशिका के तहत बताना है आपको। जंतु कोशिका के अजैविक घटक होता है फास्फेट। विषमा के किसी भी दिशा में समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ये तो आसान क्वेश्चन है। किसी भी दिशा में, जब किसी भी दिशा में कह दे तो होगा चाल, एक दिशा मतलब कि एक सदिश दिशा में कहे तो हो जाएगा वेग। यहाँ पे देखिए 21वां क्वेश्चन, 9/cos² थीटा प्लस 4cos² थीटा प्लस 5/1 tan² थीटा का संख्यात्मक मान बताना है। बताइए, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहें। हल करिए, और अगर आपका उत्तर हमसे पहले आता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आप। cos² थीटा 1/cos² थीटा है। अगर इसका उल्टा करके लिखना हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 9 sin² थीटा। यहाँ पे है 4 cos² थीटा। उसी तरह अगर हम इसको लिख दें तो 5/1 प्लस इसका होता है sin² थीटा अपान cos² थीटा, क्योंकि tan थीटा को आप इस तरह लिख सकते हैं। जब इस तरह आप करेंगे तो ये cos चला जाएगा ऊपर और ये cos चला जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि ये तिर्यक गुणा होगा और ये ऊपर भी चला जाएगा। तो जो अगली लाइन होगी, अगली लाइन कुछ इस तरह हो जाएगी। यहाँ पे 5 cos² थीटा अपान sin² थीटा धन cos² थीटा। अब जब sin² थीटा धन cos² थीटा का मान हमेशा क्या होता है? 1 हो जाता है, तो इसको यहाँ से हटा देने में ही भलाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या बच गया? 9 sin² थीटा 4 cos² थीटा प्लस 5 cos² थीटा। अब ये हो जाएगा 9 sin² थीटा और ये दोनों जुड़ जाएंगे 9 cos² थीटा। 9 को आप कॉमन ले लीजिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है तो 9 एकड़ में क्या हो गया? 9। तो रेलवे ग्रुप डी में या फिर NTPC में इस तरह के जो प्री एग्ज़ाम है वहाँ पर आपसे उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपको आसानी से इसे तोड़ना होगा। यहाँ पर बस एक ही फार्मूले का यूज हुआ है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। 22 नंबर आपके स्क्रीन पर है, और अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ज़रूर लाइक कर दें। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0, -4 तथा -6 2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता बताना है। टेंजेंट का ये क्वेश्चन है। तो प्रवणता का जो यम होता है इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब y क्या है? 2 है, तो 2 माइनस y1 क्या है? -4 है, तो इस तरह। x2 क्या है? -6 है, और x1 क्या है? 0 है, यानी कि -0। ये प्लस हो जाएगा तो 4 और 2 6 हो जाएंगे, और ये -6 है।
तो 6 से 6 कट गया, ये हो गया -1, यानी कि आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर पहला। तो इसी तरह के आसान क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर आपको ये फार्मूला पता था तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। 23 और 24 को बताना है यहाँ पर कि अगर विरोधी शत्रु है तो विपत्ति का क्या होगा, बताइए। विरोधी या शत्रु दोनों तो एक ही बात है, तो विपत्ति जैसा कोई हो तो मित्र, प्रेम, सकृत, कठिनाई, यहाँ पे होगा कठिनाई। यहाँ पे 42 20, तो बताना है कि 64 से क्या संबंधित है। जिस प्रकार 42 20 से संबंधित है उसी प्रकार 64 से क्या संबंधित होगा। देखिए 42 को अगर आप आधा कर दें और उसमें 1 घटा दें तो हो जाता है 20। उसी प्रकार 64 को अगर आप आधा कर दें और 1 घटा दें तो हो जाता है 31, यानी कि इसका वाला पहला वाला होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं, इस तरह की कई वीडियो पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और कहीं पर अगर कोई गड़बड़ी लग रही है तो आप अपनी तैयारी को उस क्षेत्र में आगे कर पाएंगे। 8 है, 9 है, 13, 22, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, बताइए। पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पे क्या बड़ा है। 1 4 8, पता नहीं। 1 4 8 से आपको क्या समझ में आ रहा है कि मतलब कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ठीक है। ये 8 नहीं है, ये 9 होगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अगर हम 1 का स्क्वायर लिख दें और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके देखें तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और जब आप 22 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 38 है, तो 38 और 63 में कितने का अंतर है, ये हो जाएगा 25 का, तो यानी कि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि ये सेट हो गया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी भरा जाएगा यहाँ पे 38। यहाँ पे कौन संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाता है। देखिए जब संविधान बनाया गया तो वहाँ पे 3 तरह की सूचियाँ बनाई गई। पहला संघ सूची। संघ सूची मतलब कि ऐसे विषय जिस पर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो केंद्र सरकार है, उसका पावर होगा। समवर्ती सूची जिस पर संघ और राज्य दोनों का पावर होगा। राज्य सूची जिस पर केवल राज्य का पावर होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन है जो कि संघ और समवर्ती दोनों पे बना सकता है, तो यह है लोकसभा। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे, बताएं। इन तीनों के बारे में पूछा गया है। ये थे बंगाल के। जिस बाजार संरचना में केवल कितने विक्रेता हो तो उसे हम एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार, सही उत्तर होगा 1। जैसे क्या है, अगर आप टेलीकॉम कंपनी में ही उदाहरण ले लें तो जब जियो नहीं था तो उससे पहले सारी कंपनियों के लगभग आप देख रहे थे, लेकिन जियो के आने के बाद एक समय ऐसा आ गया कि एयरटेल, वोडाफोन या फिर और सारी कंपनियां बंद होने के कगार पे आ गई थी। ये कंपनियां कैसे कैसे करके खुद को एडजस्ट की। तो जब मान लीजिए कि कोई और कंपनी नहीं रहेगी तो उसको हम कहेंगे एकाधिकार, मोनोपोली। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 29 नंबर का। ABCD एक समचतुर्भुज है, AC लघुत्तम विकर्ण है। ABC का कोण दे दिया गया है, AC की लंबाई दे दी गई है। आपको बताना है कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो अगर आप इसे हल कर सकते हैं तो ज़रूर हल करिए। यहाँ पर हम एक इसका फ़ोटो बना लें ताकि हल करने में आसानी हो, ठीक है। देखिए यहाँ से शुरू करें, A, B, C और D। कह रहा है ABC बराबर 60 डिग्री, मतलब कि इसको दे दिया है कितना, 60 डिग्री। AC बराबर है, इसको दे दिया है, A और C बराबर इसको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AC कह रहा है कि छोटा वाला विकर्ण है, BD इसमें बड़ा वाला विकर्ण है,
अब बस इतना ही दिया है और समचतुर्भुज की किसी भुजा की लंबाई पूछ लिया है, क्योंकि भुजाओं की लंबाई क्या होती है, भुजाओं की लंबाई हमेशा इसमें सब बराबर होती है। एक चीज़ और होता है, जो विकर्ण होते हैं ना, परस्पर एक दूसरे को लंब सम द्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है और ये बराबर होता है। उसी तरह ये और ये आपस में बराबर होगा। यानी कि जब ए और सी की दूरी है 6 सेंटीमीटर, तो अगर आप यहाँ पे ओ कर लें तो ए और ओ की दूरी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ओ और सी की दूरी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप देखिए, जब यहाँ पे पता चल गया 3 सेंटीमीटर, तो अब आप ओ ए बी त्रिभुज में देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 60 डिग्री का कोण था, अगर इसका हम ये वाला कोण ले लें केवल इतना, तो ये आधा हो जाएगा 30 डिग्री का कोण। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें साइन 30 डिग्री बराबर है, तो ये हो जाएगा ओ ए अपान ए बी। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंबवत कोण और ये 90 डिग्री है, ये लंब है, ये कोण है। तो अब देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। ओ ए का मान हो गया था 3, ए बी का मान निकल जाएगा, ए बी का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि यही हमको बताना था, किसी भी भुजा की लंबाई तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 720 रुपये में बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। अगर वो चाहता है कि 25% का लाभ हो तो उसको घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं और 30 नंबर वाला क्वेश्चन आप लगा करके बताइए। देखिए परीक्षा में आपको लगभग 1.5 घंटे का समय मिलता है। यहाँ पर उससे पहले ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। अगर आप चाहें बाद में देखते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा स्पीड देखने की क्षमता रखते हैं तो। यहाँ पे आप क्रय मूल्य मान लेंगे x। ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर उसका x का 25% हानि हो जाए, यानी कि x का 75%, कितना रुपए? 720 रुपये। हमने इसको क्या माना है? क्रय मूल्य। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 720 गुणे 100/75, यानी कि उस घड़ी की जो क्रय मूल्य है इतनी है। अब 25% लाभ करना है, तो अगर आप इसको हल करेंगे तो 25 चौके 100, 25 तियाँ 75 और इससे आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 चौको 96, 960 आ जाएगा। अब 25% इनको लाभ चाहिए, यानी कि 960 का 125% लाभ जोड़ दिया है इसमें। 25% आप लाभ निकाल करके जोड़िए, चाहे सीधे 125 कर दीजिए गुणे 100। 25 से करिए 25 चौको 100, 25 5 इस तरह, इसको आप करेंगे हो जाएगा 24 और 24 5 होता है 120, यानी कि 1200 रुपये। अगर उनको लाभ चाहिए 25% का तो बेचना होगा 1200 रुपये में। तो बढ़ते हैं आगे। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि x बराबर a कोष्ठ में b माइनस सी, y बराबर b कोष्ठ में c माइनस a, z बराबर c कोष्ठ में a माइनस b। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है। अब आपके सामने इसके विकल्प भी हैं, तो आपको 5 सेकंड मिलता है हल करके बताने के लिए। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चनों को आप हल ही करना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा कि जो यहाँ पे a दिख रहा है इसको इसके नीचे लेके चले आना है। यहाँ पे उसी तरह जो b दिख रहा है उसको y के नीचे लेके आना है और जो c दिख रहा है उसको z के नीचे लेके आना है। जब आप ऐसा कर देंगे तो आप देखेंगे कि x अपान a हो जाएगा, y अपान b हो जाएगा और z अपान c हो जाएगा। और अब आसानी से आप इसका क्यूब करके इसको निकाल सकते हैं। तो उस तरह के कंडीशन में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x अपान a ये b माइनस सी हो जाएगा, y अपान b c माइनस a हो जाएगा और z अपान c a माइनस b हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इन तीनों को जोड़ें, मतलब कि इस वाले समीकरण को, इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण को, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो ये वाला पक्ष है इनको जोड़ करके हो जाता है कितना? 0, क्योंकि c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा। तो जहाँ पर भी ऐसा होता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3abc। कब? जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यहाँ पर a प्लस, मतलब अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, तो तीनों को जोड़ करके 0 हो जाता है। यानी जो इसका
इसका फार्मूला यहाँ पर 3ABC वाला फार्मूला लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3XYZ अपान ABC। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा है। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको x का मान बताना है। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 2 2 और यहाँ पे आ गया है 24, 3 6 4 3 63, यहाँ पे बीच में 66 है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए 2 और 2 होता है 4 और 3 और 3 होता है 6, 4 छक्का 24, 3 और 6 9 और 4 3 7, 9 7 63। उसी तरह 6 5 11 और 11 में किस संख्या का गुणा होगा कि 66 आ जाएगा। तो ये होगा 6 का, जिसमें से 4 यहाँ पे है और यहाँ पे भरा जाएगा 2। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि ट्यून को 16 कहा जाता है, फ्रिज को 11 कहा जाता है, तो क्लाइंब को क्या कहा जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। तो बताइए, अगर आपको पता है तो आप इसे ज़रूर बताइए। देखिए यहाँ पे सबका हमने नंबर लिख दिया है। इसका होता है 20, 21, 14, 5 और 19। अगर सबको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 79। और अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 16। और यहाँ पे लिखा गया है 16। उसी तरह फ्रिज में है, ठीक है, फ्रिज में भी उसी तरह आप जोड़ेंगे, जैसे 6 हो गया, इसका 18 हो गया, इसका 5, फिर 5, फिर जेड का 26 और ई का होता है 5। सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65, हाँ, और 6 5 होता है 11। तो इसी तरह क्लाइंब का बताना है। तो क्लाइंब में भी सेम आपको वही करना होगा। इसका होता है 3, इसका होता है 12, उसके बाद आई का होता है 9, यम का होता है कितना 13 और बी का होता है 2, 15 और 15 9 24, 24 के बाद 36 हो गया, 36 और 3 हो गया 39, 39 और 9 और 3 हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी। तो बस सबका नंबर लिख देना है, जोड़ देना है, जो भी उत्तर आएगा उसको एक बार आपस में और जोड़ देना है, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये पहला वाला पार्ट है। इसके बाकी के पार्ट अगर आप देखना ही चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक जाना होगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे 34 नंबर पे। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, जो भी अलग वाला युग्म है वही आपको पहचानना है, कौन इसमें से अलग वाला है। यहाँ पे देखिए 6 3 6 1 16 दिया है। उसके बाद से अगर आप इनको जोड़ के देखिए 6 3 9 और 9 और 7 16 आ गया। 4 और 3 7 और 7 14, ये भी सही है। 9 5 14 और 14 और 3 17 होना चाहिए। 9 2 11 और 9 20, यानी कि ये भी सही है। तो ये सबसे अलग है, जोड़ने पर जो नहीं आ रहा है उसकी संख्या 1 है और यही सबसे अलग है। इस तरह के वीडियो में आपको ये करना होगा कि आप देखिए कि सवाल कैसे हल हो रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं और उनको हल करने का तरीका क्या है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे परीक्षा में यही वाला सवाल पूछा जाए, इसी तरीके से पूछा जाए। तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पूछा गया है, बताइए। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल, और सबसे ऊपरी परत क्या होती है, ये होती है बहिर्मंडल। 640 किलोमीटर से ऊपर वाली परत को हम क्या कहते हैं, ऊपरी परत। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है अगर नागरिक के तौर पे देखा जाए तो। और ये मिला था इंदिरा गांधी को, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। देखिए टाइगर का प्रारंभ कब हुआ था, ये किया गया था 1973 में। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम के द्वारा किया गया था। और अगर ये पूछा जाए कि टाइगर टास्क फोर्स का शुरुआत कब किया गया था, तो टाइगर टास्क फोर्स की शुरुआत की गई थी 2005 में, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। दोनों दो क्वेश्चन है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। प्रथम कंप्यूटर, तो प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ, ठीक है। और इसका निर्माण किसने किया था, इंडियन कॉरपोरेशन ऑफ
इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे देखिए 39 नंबर, किसी संख्या के दो भागों में, किसी संख्या को दो भागों में बांटा गया है और इनका अनुपात है 3 संबंधित 4। यदि पहला भाग 18 है तो दूसरा बताइए। पहला भाग 18 है, दूसरा पता नहीं, इनका जो अनुपात है 3 संबंधित 4 है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इसमें किस संख्या का गुणा होगा कि ये किस संख्या में 3 का गुणा हो कि 18 हो जाए, तो 6 का, यानी कि 6 का 4 में गुणा कर दीजिए तो ये 24 हो जाएगा। इस तरह भी हल हो जाएगा। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 18 गुणे 4 बटे 3, 18 चौक 72 और 72 में 3 का भाग दे दिए तो हो गया 24। तो ये भी उत्तर आ गया। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, अब इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 5 संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 27 है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 25 हो जाता है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या हटाई गई, बताएं। 5 संख्याएं हैं और इनका माध्य है कितना, 27। यानी कि अगर आप देखेंगे कि उन पांचों का योग कितना है तो 27 गुणे 5 करना होगा और 25 पाँचे 125 और 2 पाँचे 10, यानी कि 125 और 10 135। आप चाहें तो गुणा भी कर सकते थे, लेकिन अगर इस तरह आप अपने दिमाग में करने लगेंगे तो समझिए कि आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। 27 पाँचे क्या होता है, 135। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक संख्या हटा दी जाए तो ये हो जाता है माध्य 25, यानी कि अब संख्या कितनी हो गई है, 4। तो 25 चौक हो गया 100। जब 5 संख्याएं थी तो 135 था उनका जोड़, जब 4 संख्याएं हो गई तो उनका जोड़ 100 हो गया। तो यानी कि जो संख्या इन दोनों के बीच नहीं है वो क्या है, 35 है। ठीक है, क्योंकि 135 में से 35 घटा देने पे 100 आ जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। शोभा बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर घंटे से तय करती है, 60 किलोमीटर की घंटे से वापस आती है। उस समग्र यात्रा के दौरान औसत गति क्या थी, औसत गति पूछा गया है। तो देखिए औसत गति का एक फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई। अब बस आप इसको अगर जानते होंगे तो ये सवाल में कोई झंझट ही नहीं है। 2 पहली चाल 50, दूसरी चाल अपान 50 धन 60। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये 110 हो जाएगा और ये 6 पाँचे 30 और 30 ये हो जाएगा 30 दूना के 60, यानी कि हो जाएगा 6000 और ये हो जाएगा 110। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आप करेंगे तो हो जाएगा 600 और 11, तो 11 जाएगा 5 बार, 11 पाँचे 55 हो गया 50 और ये जाएगा 4 बार, ये हो गया 44, ये हो गया 6, यानी कि आपका उत्तर हो गया 54 सही 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो बस औसत वाले के लिए ये वाला फार्मूला आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर और बांदा का साक्षरता परसेंटेज 52 और 46 है, दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता परसेंटेज क्या होगा। सम्मिलित, अब सम्मिलित करने में क्या है, दोनों का अलग अलग दिया गया है। सम्मिलित करने में आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ करके और बटे 2 कर देना है। 52 धन 46 बटे 2, ये हो जाएगा 6 2 8, यानी कि 98 बटे 2, यानी कि 49%। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन जितने हार्ड दिखेंगे उतने हार्ड होते नहीं हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम समय में आप अपने पेपर को हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर इस सीरीज को आगे बढ़ाना है। आपको आगे बढ़ाते हुए बताना है कि आखिर यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बताइए। देखिए WFB T, अगर आप देखेंगे W में क्या हुआ है कि आ गया है T, तो W का होता है 23 और इसके बाद आ गया है T, मतलब इस तरह हम कर रहे हैं, फिर इसके बाद इस तरह करेंगे तो यहाँ पे 20, ठीक, और इसके बाद आ गया है Q, ठीक है, तो Q का होता है 17। अब आप देख रहे हैं कि 3 घटा है 3 घटा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए 14, और 14 किसका होता है तो यन का होता है। अब आप विकल्प देखिए जिसमें पहला वाला ऑप्शन यन हो, लेकिन दुर्भाग्य से इन चारों में यन है, ठीक है। अब आप देखिए कि बीच वाले को मिलाइए, यफ होता है, यफ का होता है कितना, उसके बाद यफ के बाद है जी, यफ जी मतलब तुरंत बढ़ के गया है,
जी के बाद आ गया यच, यफ जी यच, और इसके बाद क्या आना चाहिए, आई। अब देखिए यन और आई, किसके स्टार्टिंग में यन और आई है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, बस पहला और दूसरा में से हो सकता है। अब तीसरा वाला मिलाइए। तो अब हम देखें अंतिम वाले का, तो इसका होता है 2, ठीक है, बी का 2 ही होता है, और 2 में 2 जुड़ गया है, यानी कि ये 4 होता है, ये 7 होता है, मतलब कि यहाँ हुआ है 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4 जुड़ेगा, यानी कि 7 4 होता है 11, यानी कि 11 का होता है के। यानी देखिए एन आई पहले से पता था और के इसके बाद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का काफ़ी आसान सवाल होता है, इसको हमने समझाने में इतना टाइम ले लिया है, नहीं तो ये इतना टाइम नहीं लेता है। एक दर्पण में देखने पर पता चलता है कि एक जो सुई वाली घड़ी है 1:30 बजा रही है, तो बताना है कि सही समय क्या है। जहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे दर्पण वाला और इस तरह शीशे वाली बात आ जाएगी, तब जो भी समय रहेगा आपको 11:60 में से उसको माइनस करना है। 11:60 में से, यहाँ देखिए 11:60 में से 1:30 को माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी कि घड़ी में क्या बज रहा है, 10:30। 10:30 पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। तो बेहिचक जब भी दर्पण वाले का बात पूछा जाए, क्वेश्चन आए, तब आपको उसको माइनस करना है किसमें से, 11:30 में से। खास करके दर्पण में बात होगी। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम कौन है, मेरठ, इलाहाबाद, भोपाल और रुड़की, बताइए इनमें से अलग कौन है। यहाँ पे अलग है कौन, भोपाल, क्योंकि भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, बाकी कोई राजधानी नहीं है। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली। देखिए नमक सत्याग्रह 1930 में बापू के द्वारा अहमदाबाद से शुरू किया गया था। 24 दिनों तक लोग पैदल चले थे, ठीक है, और यही इसमें पूछा गया है। कभी कभी पूछा जाता है कि कब शुरू किया गया था, 12 मार्च 1930 से, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कीट है, कीट, सिल्वर मछली, आरा मछली, टूना मछली, तारा मछली, कौन है कीट है, तो यह है सिल्वर मछली। ये मछली नहीं है, कीट है। ये चांदी के रंग का हल्का भूरा होता है और इसे प्राचीन कीट माना गया है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हों। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सही उत्तर होगा बिहार का। बिहार में लगभग 1106 लोग होते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। प्रति किलोमीटर स्क्वायर में अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो 382 ही था, लेकिन बिहार में ज़्यादा लोग रहते हैं कम जगह में। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था कौन है। पदार्थ की जो अवस्था खोजी गई है नवीनतम अभी तक, उसका नाम पूछा गया है, तो यह है बोस आइंस्टीन संघनन। क्वेश्चन है कि 10 भुजा वाले किसी बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे। मतलब कि अगर हम 10 भुजा वाला कोई बहुभुज बना देते हैं तो वहाँ पर कुल कितने विकर्ण होंगे। विकर्ण आपको पता ही होगा, जैसे कि अगर हम वर्ग की बात करें तो इसको हम विकर्ण बोलते हैं। तो उसी तरह 10 भुजा वाले में विकर्ण पूछा गया है। तो जहाँ पर आपको विकल्प दिखाए जा रहे हैं, अगर आपको आपका उत्तर आता है तो कमेंट करके बताया करिए। देखिए होता क्या है कि विकर्णों की संख्या का जो फार्मूला होता है ये कुछ इस तरह होता है। विकर्णों की संख्या बराबर है n-3/2। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, 10 भुजाएं, यानी कि 10 3/2। अभी हो गया 10 × 7/2, यानी कि हो गया 35। यहाँ पे उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे देखिए इसको सरल करना है, इसको सॉल्व करना है कि एक कोष्ठ में √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, माइनस एक कोष्ठ में √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा ये बताना है। मैथ वाले क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 5 सेकंड मिल रहा है, तो आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर आप एक फार्मूला पढ़े हो a² माइनस b² बराबर है, तो होता है एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी। आपको इसी फार्मूले का यूज करना होगा। इसको आपको पूरा मान लेना होगा a, इसको पूरा मान लेना होगा b। तो उस कंडीशन में a² माइनस b² हो गया। एक कोष्ठ में हो जाएगा √5 प्लस √3 प्लस √5 माइनस √3, और दूसरे कोष्ठ में हो जाएगा √5 प्लस √3 माइनस
5 प्लस √3। इस वाले से ये वाला कैंसिल, इस वाले से ये वाला कैंसिल, ये हो गया 2√5 और इंटू 2√3। अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, यानी कि 4√15, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं तो ये है 53 नंबर का, और 53 नंबर में आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन दिया गया है। दो ट्रेनें हैं, 105 मीटर एक लंबी है और दूसरी 90 मीटर है। अब ये दोनों समानांतर पटरी पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। मतलब दो ठे पटरी है, इस पे जो ट्रेन चल रही है वो इधर से चल रही है, इस पे चलने वाली ट्रेन इधर से चल रही है, और जो इनकी स्पीड है इसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछा गया है कि एक दूसरे को पार करने में इनको कितना समय लगेगा। जब ये एक दूसरे को पार करेंगे उस समय से लेकर के, मतलब जब एक साथ टच में आएंगे और पार करेंगे तो उस दौरान कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहें तो एक बड़े तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो छोटा तरीका है ये है कि टाइम बराबर होगा, इस तरह का जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टाइम बराबर होगा ट्रेनों की लंबाई, यानी कि इसको हम D1 D2 बोल सकते हैं, जो ट्रेनों की खुद की लंबाई है, ठीक है। और चाल, जो सापेक्ष चाल है, चाल को भी हम ऐड कर लेंगे, यानी कि V1 प्लस V2। अब यहाँ पे देखिए जो ट्रेन की लंबाई दी गई है ये मीटर में दी गई है, लेकिन जो चाल दी गई है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो यहाँ पर जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस लिए करना है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो किलोमीटर वाले को हमें मीटर में बदलना होगा। तो जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेनों की पहले लंबाई जोड़ लीजिए 105 धन 90, और उसी तरह चाल को भी ऐड करिए। चाल है एक की 45, दूसरे की 72, और चूंकि दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है, दोनों को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हो गया 195, ये तो 195 ही हो जाएगा, ये 18 नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, दोनों को आप ऐड करिए तो ये होता है 7 और 7 4 11, यानी कि 117 गुणे 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आप कटाना पिटाना होगा, तो इससे आप इससे करेंगे तो 5 3 15 और 5 9 45, और उसी तरह करेंगे इससे तो ये कट जाएगा 3 बार में, और इससे हम करेंगे अगर इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 6। अब ये 6 क्या है, तो ये सेकेंड है, ठीक है, और आपका उत्तर भी आ चुका है 6 सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए चाहे कोई भी डेटा दिया गया हो, आपको ध्यान बस इतना रखना होगा कि मीटर प्रति सेकेंड, अगर ये मीटर में है तो ये मीटर प्रति सेकेंड में हो, अगर ये किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो। यहाँ पे देखिए 54 नंबर में कि दिए गए अनुक्रम में ऐसी कितनी 6 संख्याएं हैं जिनके पहले 9 आता है लेकिन बाद में 4 नहीं आता है। ऐसा 6 खोजना है जिनके पहले 9 आता हो, यानी कि आपको 9 6 देखना होगा हर जगह, लेकिन 4 नहीं दिखना चाहिए बाद में। अब देखिए कहाँ कहाँ पे 9 6 है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 9 6 यहाँ पर भी है, 9 6 यहाँ पर भी है, 9 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 9 6 है, और कहीं पर तो कहीं 9 और 6 नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद में 4 नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 आ चुका है, यानी कि इसको आप नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 4 यहाँ पर आ चुका है, यानी कि इसको भी आप काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर 4 नहीं आया है और यहाँ पे 4 नहीं आया है, यानी कि जो इस तरह की संख्याएं हैं उनकी संख्या है केवल और केवल 2। मतलब 2 जगह केवल ऐसा हुआ है कि 6 के पहले 9 आया हो और बाद में 4 ना आया हो। बढ़ते हैं आगे, तो अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का कि 2 वक्तव्य दिए गए हैं और उनके 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं, ठीक है। अब आपको विचार करना है कि दोनों वक्तव्य सत्य हैं, चाहे वो भले आपको गलत प्रतीत होते हों, लेकिन आपको सत्य मानना है। अब आपको अपना उत्तर देना है। जैसे कि वक्तव्य पहले देख लीजिए, परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं,
जैसे कि पहले में ये कहा गया है कि अगर कोई परीक्षा में लगातार असफल हो रहा है तो यानी कि वो कंटिन्यू काम नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यू मेहनत नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे में कहा गया है कि कुछ जो कंटिन्यू मेहनत करने वाले छात्र हैं वो भी असफल हो जाते हैं। तो अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे दिख रहा है कि असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। और उसके बाद कहा गया है कि असफल छात्रों में कुछ छात्र नियमित भी होते हैं। ये आपका उत्तर है 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो पहला वाला है कि बताइए कि पहला निष्कर्ष सही है कि असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कुछ नियमित छात्र होते हैं जो कि असफल हो जाते हैं। तो हमें वक्तव्य को सही मानना होता है, ठीक है। तो वक्तव्य के अनुसार जो पहला वाला है ये गलत है। यहाँ पे है कि असफल छात्रों में कुछ छात्र नियमित भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ें लिखा गया है कि असफल छात्रों में कुछ छात्र नियमित होते हैं, या फिर इस तरह कहिए कि नियमित छात्रों में कुछ छात्र असफल हो जाते हैं। यानी कि दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। जब दूसरा सही हो गया तो ये भी सही नहीं होगा और ये भी सही नहीं होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा है। परीक्षा में अगर आप देखेंगे तो हार्ड क्वेश्चन बनेगा अगर रीजनिंग का, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जहाँ पर आपको इस तरह से एक वक्तव्य दिया गया होगा और निष्कर्ष। आपको वक्तव्य को हमेशा सही मानना होता है। यहाँ पे देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि GORB का अर्थ है फैन बेल्ट, PIXN GORB का अर्थ है सेलिंग फैन, ARTHTUSL का अर्थ है टाइल रूफ। तो बताइए कि किस शब्द का अर्थ है सेलिंग टाइल, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले वाले में GORB फ्लर में है फैन बेल्ट, और उसी तरह पिक्सल GORB में है सेलिंग फैन। तो इन दोनों में से अगर आप इनको यहाँ लिख दें तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। FLUR, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रही है, यहाँ लिखते हैं GORB FLUR फैन बेल्ट पिक्स GORB, ये है सेलिंग फैन। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, GORB, और यहाँ पे क्या कॉमन है, फैन। यानी कि GORB का मतलब क्या हो गया, फैन। आप यहाँ लिख सकते हैं कि GORB का मतलब क्या हो गया, फैन। एक चीज़ और दिया है TUSL, इसका अर्थ है टाइल रूफ, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे कि क्या है, तो यहाँ पे देखिए जब GORB का मतलब हो गया फैन, तो पिक्सन का क्या मतलब रह गया, पिक्सन का ऑटोमेटिक मतलब क्या रह गया, सेलिंग। और यहाँ पर दिया है सेलिंग टाई का मतलब बताइए। यानी कि जो उत्तर होगा उसमें PIXN जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग है और सेलिंग का मतलब होता है PIXN। उत्तर में देखिए कौन ऐसा उत्तर है जिसमें PIXN है, तो केवल एक ही उत्तर है जिसमें PIXN है। आप इसे आसानी से ट्रिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कई बार क्या होगा कि जब एक से अधिक विकल्प में आपको PIXN दिखेगा तब आपको 1-2 पॉइंट और आगे तक जाना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, और ये है 57 नंबर का कि पेन होल्डर ग्रिप। ये एक शब्द है, एक खेल में प्रयोग में लिया जाता है। आपको बताना है कि किस खेल में इसका यूज होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि वाइड है, जब ये क्रिकेट में होता है, कवर, ड्राइव, ये सारे क्रिकेट में होते हैं। इसी तरह पेन होल्डर ग्रिप जो यूज होता है ये होता है टेबल टेनिस में। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग 2 सेकंड मिल रहा है, तो उस दौरान आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। आप चाहे वीडियो ऑफलाइन देख रहे हो या फिर ऑनलाइन। भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान कहाँ है, हॉकी का मैदान बताना है इसमें से। देखिए जो विकल्प है उसी में से बताना है। अभी विकल्प में नहीं है तो क्या उसको बताने का मतलब, सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है सिलारू, और यहाँ पर है भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि किस देश में की गई थी। भारत में तो नहीं की गई थी और भारत विकल्प में भी नहीं है, और सही उत्तर होगा सिंगापुर। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब कि 1939 से लेकर के
45। तो बढ़ते हैं आगे और यह है 60 नंबर का क्वेश्चन कि जिम्नास्टिक में विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है। जिम्नास्टिक में होना चाहिए, विश्व कप में होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर ओलंपिक में भी है तब भी आप बता सकते हैं। और ऐसा किसने किया था, तो ये किया गया था दीपा कर्माकर के द्वारा 2014 ग्लासगो में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें। यहाँ पे देखिए 61 नंबर वाला क्वेश्चन है मैथ का कि 3 घंटियाँ 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। सभी तीनों प्रातः 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। कितने बजे तीनों एक साथ बजेंगे। मतलब 3 घंटियाँ हैं, 1 घंटी यहाँ पर है, 1 घंटी यहाँ पर है और 1 घंटी यहाँ पर है। तीनों जो पहली वाली है ये 9 मिनट बाद बजती है, हर 9 मिनट बाद। यानी कि जब ये 8 बजे बजी होगी तो फिर 8:09 पर बजेगी, फिर 8:18 पर बजेगी, फिर 8:27 पर बजेगी, इसी तरह सो ऑन आगे। ये जो है ये 12 मिनट बाद बजती है। मतलब जब पहली बार 8 बजे बजी होगी तो 8:12 पर बजेगी, फिर 8:24 पे बजेगी, फिर 8:36 पे बजेगी, इस तरह। ये तीसरी ये 15 मिनट बाद बजती है। यानी कि अगर 8 बजे पहली बजी होगी तो दूसरी 8:15 पे, तीसरी 8:30 पे, 8:45 पे, फिर 9 बजे, फिर 9 सवा 9 बजे, इस तरह। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप ये बता दीजिए कि फिर कितना बजा होगा जब तीनों एक साथ बजी होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। आपको इसमें करना क्या होता है कि जो 9, 12 और 15 दिया गया है इसका एलसीएम निकाल देना होगा। 9, 12 और 15 का एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकालना आप जानते होंगे। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप चाहें तो 2 से कर सकते हैं, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, फिर 3 से और फिर 5 से। अब देखिए ये क्या आ गया, 5 3 15, 3 45, दुना के 90, दुना के 180। यानी कि 180 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगे। अब कितना बजे एक बार बजेंगे ये, तो 8 बजे। 8 बजे मैंने 180 मिनट मतलब कि 3 घंटा, 8 और 3 मतलब कि 11 बजे। जब सुबह का 11 बजेगा तब ये तीनों घंटियाँ एक साथ फिर से बजेंगी। मतलब तीनों तो बजेंगी ही लेकिन उस समय एक ही साथ बजेंगे। यहाँ पे देखिए x इंटू वाई बराबर है x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, y माइनस 1 है, तो 5 गुणे 4 का मान बताइए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है। यहाँ पे आपको 5 गुणे 4 का मान बताना है कि 5 गुणे 4 का मान आपको क्या होगा। देखिए अगर हम 5 गुणे 4 को लिखें, 5 गुणे 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 5। इसके तौर तरीके पे हम लिख रहे हैं 5, क्योंकि x के जगह पे हम 5 मान रहे हैं, तो 5 हो गया और यहाँ पे 3, ठीक है, और इसके बाद से स्क्वायर, और y की जगह पे हम क्या माने हैं, 4 माने हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस 1। इसी को आप निकाल देंगे, ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 और 8 8 64 और ये हो जाएगा 3। ये होता है 4 3 12 और 6 3 18 यानी कि 192। ये आपका उत्तर हो जाएगा पहला वाला विकल्प। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर है 4 और उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/8 है। तो बताना है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि संख्याएं उसमें मान लीजिए जैसे कि कहा है कि दोनों का अंतर 4 है। यानी कि अगर एक संख्या को आप x मान लें, अगर आप एक संख्या को x मान लें तो दूसरी क्या हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसका माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम का अंतर कितना है, 1/8 है। व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा, यानी कि 1/x माइनस 4 और इस तरह माइनस x और ये कितना है, 1/8 है। अब यहाँ से जब आप हल करेंगे तब आपको x की वैल्यू मिलेगी और चूंकि आगे जा कर के यहाँ पे 2x दिख रहा है तो यह एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। x की 2 वैल्यू आएगी तो जो भी प्लस वाली वैल्यू होगी आप उसको ले लीजिएगा। जब एक वैल्यू मिल जाएगी x की तो उसको आपको यहाँ रख देना है, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी और दोनों का जोड़ बता देना है। तो आप इसको हल करिएगा, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर x के 2 मान आते हैं।
64 नंबर है कि 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 400 का मूलधन 3/2 यानी कि 1.5 वर्ष में मूलधन 1.5 वर्ष में कितना मिश्र धन दे देगा। मतलब कि 10% का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, 400 रुपये है, और 1.5 साल बाद आपको बताना है कि जो 400 रुपये था अब ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो समय है ये 3/2 है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि अर्धवार्षिक, और जब भी अर्धवार्षिक वाली कंडीशन आती है हम जो वर्ष है मतलब जो टाइम है उसको दोगुना कर देते हैं, और जो रेट है जो दर है उसको हम आधा कर देते हैं। जब भी अर्धवार्षिक वाली बात कही जाएगी समय को हम दोगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 वर्ष, रेट को हम 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 5%। अब बस आप इसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 धन रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, अब पावर टाइम। तो मूलधन है 400, यहाँ पे रेट हो गया 5/100 और टाइम हो गया आपका 3 साल। अब बस आप इसको हल कर देंगे अगर तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 400, 20 से कम में 20 और 21/20 हो जाएगा, यानी कि इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और 20 का 20 में करेंगे 400 हो जाएगा, 21 का 21 में जब आप गुणा करेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है 21 का क्यूब आपको पता होगा 9261 होता है, और बटे कितना हो गया 20, क्योंकि एक वाला 20 बचा है। अब इसका आधा आपको कर देना है तो ये हो जाएगा 46 इस तरह, और चूंकि एक दशमलव है तो यहाँ पर आपका दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा 463.5 पैसा। जो 400 रुपये था ये इतना बन जाएगा। तो ये पूरा विस्तार है, आपको यही प्रक्रिया करनी होगी परीक्षा में भी, लेकिन जब आप अपने लिए करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी कम समय लगेगा। हम इसको 15 से 20 सेकंड में हल कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए 1 मिनट ले लिया। 65 नंबर है कि यदि महीने का 10वां दिन शनिवार है तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। 10 तारीख शनिवार, तो 27 तारीख कौन सा वार, घटा दीजिए कितना दिन, 17 दिन। 17 में सप्ताह में होते हैं 7 दिन, 7 से भाग दीजिए, 7 दूना के 14 हो गया 3, मतलब कि कितना अधिक हो गया 3 दिन। अब शनिवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, शनिवार के बाद आता है रविवार, उसके बाद आता है सोमवार और उसके बाद आता है मंगलवार। ठीक है, यानी कि 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। ऑप्शन नंबर 3, निम्न में से किसका दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित होगा। मतलब अगर किसी को हम दर्पण में देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो उल्टा दिखने लगता है। दर्पण और जल 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर आप बी को देखें, बी को, तो जब आप इसे दर्पण में देखेंगे और दर्पण यहाँ लगाया गया हो तो आपको ये इस तरह दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको जल में देखेंगे, वाटर में, तब वो उस समय इसी तरह दिखेगा। अगर हम इस तरह देखें सी को, तो सी को आप दर्पण में देखेंगे तो ये इस तरह दिखेगा, लेकिन जल में ये कुछ इसी तरह दिखेगा। अगर आप डी को देखें तो ये दर्पण में कुछ इस तरह दिखेगा, लेकिन जल में ये उसी तरह दिखेगा। अगर आप टी को देखें तो टी दर्पण में उसी तरह दिखेगा, लेकिन जल में ये इस तरह दिखने लगेगा। जो भी नीचे वाला फिगर है ये जल में हमने बनाया है, दर्पण वाला साइड में हमने बनाया है। क्वेश्चन में जब दर्पण दिखाया नहीं होगा तो हमेशा आपको दर्पण इधर राइट साइड में ही मानना होगा। अगर कहीं दर्पण दिखा दिया है तब आपको मानने की ज़रूरत ही नहीं होगी। यहाँ पे देखिए किसका दर्पण प्रतिबिंब सेम होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें x तो जो पहले है वो बाद में हो जाएगा, फिर y जो कि बाद में है ये पहले हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ये वाला x से शुरू था लेकिन दर्पण प्रतिबिंब इसका y से शुरू होगा, यानी कि ये वाला विकल्प बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x जो कि शुरू में है यानी कि बाद में आ जाएगा, x जो कि बाद में है ये बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। यानी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का अलग अलग है, ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का अलग अलग है। बस एक ही विकल्प है जिसका दोनों का लास्ट और शुरू वाला सही है, यानी कि सेम है, यानी कि यही होगा। क्योंकि आप इसको बना करके भी देख सकते हैं,
आप चाहें तो जो ऑप्शन नंबर बी है उसको आप बनाकर भी देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे जब इस x का अगर हम यहाँ पे दर्पण लगाते हैं तो पहले इस तरह बनेगा, फिर o आ जाएगा o का, फिर y का इस तरह y ही आ जाएगा, फिर t का t ही आ जाएगा, फिर y का y ही आ जाएगा, o आ जाएगा और x आ जाएगा। मिलाइए x o y t y o x बिल्कुल सेम है। तो इस तरह ये दर्पण वाला जो हमने आपको बेसिक बताया वो पता होगा, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए आरेख दिया गया है पेन, स्टेशनरी और विद्यार्थी। आपको बताना है कि अगर पेन, स्टेशनरी और विद्यार्थी को लेकर के इस तरह डायग्राम बनाया जाए तो कौन सा सही होगा। स्टेशनरी हम किसको कहते हैं, जहाँ पे पेन, पेंसिल, बुक ये सब रखे जाते हैं, यानी कि स्टेशनरी में ही आपको पेन दिखेगा। ये एक स्टेशनरी है, जो बुक पेन की दुकान है उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। तो यह एक स्टेशनरी है, ठीक है, और इसी के अंदर होगी पेन। लेकिन विद्यार्थी स्टेशनरी में थोड़ी होगा, विद्यार्थी तो अलग होगा, यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। शैलकृत बौद्ध गुफाओं को क्या कहते हैं, बताइए। इनको कहते हैं चैत्य गृह। जहाँ ये लोग पूजा करते हैं बौद्ध धर्म में तो उसको हम कहते हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसको हम चैत्य गृह बोलते हैं। विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी अनिवार्य है मतलब विटामिन डी करता क्या है, तो विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। खट्टे फलों में पाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना होगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी होता है, डी से रिकेट्स होता है, लेकिन सी से क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर किसका होता है। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर, देखिए शुरुआत होता है उत्पादक से, ठीक है। उत्पादक को के बाद कौन आता है, उपभोक्ता। जैसे हम लोग, जैसे कोई पौधा हो गया, हम लोग आ गए, और हम लोग के बाद क्या आता है, अपघटक। इसमें तो है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये टेबल से क्वेश्चन है, और ये काफ़ी जब हार्ड क्वेश्चन बनेगा तभी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ग्रुप डी जो आपका पेपर हो उसमें इस तरह के क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन आपको तैयार होकर जाना होगा। 5 वर्षों के दौरान 4 कंपनियों की बिक्री दी गई है। कंपनी का नाम है TOHOKOYO, ठीक है। जो ईयर है 1984, 1985, 1986, 1987 और 1988 में दिया गया है। यहाँ पे बिक्री कितनी हुई है लाख में, 350 लाख, 400 लाख, 300 लाख, 350 लाख, ये बिक्री हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को देख करके क्वेश्चन लगाना है। कहा गया है कि पहले 3 वर्षों में किस कंपनी की बिक्री अन्य कंपनियों की तुलना में सबसे कम है। पहले 3 वर्षों में किस कंपनी की बिक्री अन्य कंपनियों की तुलना में सबसे कम है, यही पूछा गया था, सबसे कम है। यानी कि पहले 3 वर्षों का किसी भी कंपनी का ऐड करना होगा। अगर हम टी को ऐड करें, TO को पहले 3 वर्षों का, तो ये हो गया 700 और 3 1000, यानी कि 1050। इसका ऐड करते हैं तो ये हो गया 470 और 540 640, ठीक है। इसका जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 440 और 490, और ये हो जाएगा 490 के साथ अगर आप इसको ऐड करें तो 2150 है। तो 2150 को करेंगे तो हो जाएगा जो भी हो, मतलब ये 2590 के आसपास आ जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 390 और 690। अब कह रहा था कि इनमें से किसका सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कौन है जिसका सबसे कम है, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन में देखा कि कम किसका है, HO का। HO कौन नंबर पे है, दूसरे नंबर। लेकिन यहाँ पे दूसरा कौन है, हमने जब बी वाले को सही कहा है तो बी वाला है यहाँ पे, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर में कहा गया है कि 1985 से 88 के बीच में किस कंपनी की बिक्री निरंतर बढ़ी है। 85 से लेकर 88, 85 से लेकर के 88 तक जाना है, और किस कंपनी की बिक्री हमेशा बढ़ी है। यहाँ से देखिए
ये पहले ही घट गया है तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो ये बढ़ा है लेकिन घट गया है, इसको भी नहीं लेना है। ये बढ़ा है, यहाँ पे देखिए ये मिस टाइपिंग है थोड़ा सा, यहाँ पे ये एक नहीं होगा, इसको हटा दीजिए आप। तो ये बढ़ा है देखिए इस तरह, और लेकिन ये भी घटा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर के ओ सही होगा। के ओ जिसमें है यानी कि सी वाला, यानी कि दूसरा वाला सही होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, अगर पहले वाले में भी अगर आप इसको सही करके हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस तरीका देखना होगा, तरीका से ज़्यादा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में थोड़ी रिपीट होने वाला है। यहाँ पे देखिए 73 नंबर के क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछा गया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि 1200 में 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही हो तो अंतर पूछा गया है। अब देखिए जब छमाही होगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए छमाही होगा तो आप समय को दोगुना कर देंगे, ठीक है, और रेट को आधा कर देंगे। तो उस कंडीशन में अगर हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो रेट को आधा कर देना है और समय को दोगुना कर देना है। एक वर्ष और एक को दोगुना करेंगे तो 2 वर्ष आ जाएगा, एक होगा और ये 20 होगा, यानी कि 1200 गुणे 21/20, 21/20, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूना के 4 और 4 3 12, ये हो गया 3 गुणे 441, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका हम साधारण ब्याज निकाले तो 1200, क्योंकि साधारण ब्याज में कोई कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे ये सीधे सीधे निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हो गया 120। अब इसको अगर आप साधारण ब्याज वाले का मिश्रधन निकालेंगे तो 1200 में 120 जोड़ देना है, 1320 हो गया। अगर इसका मिश्रधन आप देखेंगे तो 3 एक में 3, 4 3 12 को 2 हाथ में लगा 1, 4 3 12 1 13, ये हो गया 1323। यानी कि कितना अंतर हुआ, 1323 ये है और 1320 ये है, 3 रुपये का अंतर हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इस क्वेश्चन में देखिए जो चीज़ सबसे अलग है, केवल चक्रवृद्धि ब्याज को कहा गया है कि ये छमाही है। अगर ये छमाही नहीं कहा गया होता तो यहाँ 5 की जगह पे हम 10 रखते और 2 की जगह पे हम 1 रखते, बस यही आपको समझना है। तो बढ़ते हैं आगे और ये है 74 नंबर का। यहाँ पे देखिए कुछ छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हैं। क्वेश्चन के बाद पूछा गया है कि इन छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करके इनमें से किसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप चेक करेंगे कि इनमें से कौन बनाया जा सकता है तो आप बता सकते हैं आसानी से। देखिए इसमें एक अर्धवृत्त जैसे है, वृत्तखंड के जैसे, इनमें अगर आप देखेंगे तो वृत्तखंड किसमें नहीं है, तो इसमें वृत्तखंड कहीं नहीं है, यानी कि इसको आप पहले ही कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद देखिए इसमें एक इस तरह का है जो कि थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा और कटा हुआ है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये इसमें नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शंस बचे हैं। अगर आप इस वाले फिगर को देखें तो जो भी ये है इसमें थोड़ा सा एक कोना कटा हुआ है। इनमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह का कोना कटा हुआ आपको दिखाई दे, और वृत्तखंड भी पूरा नहीं है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। अब आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हल करने के और भी तरीके हो सकते हैं आपके, जो भी तरीका होगा सही है। यहाँ पे देखिए इसमें बताना है कि 4 फिगर दिए गए हैं, 1 2 3 और 4। अब इसमें से आपको बताना है कि सबसे अलग कौन सा है, बस यही बता देना है कि सबसे अलग कौन सा है। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर हम त्रिभुज पे गौर करें तो त्रिभुज में आपको 2 त्रिभुज दिख रहा है। इसमें 2 त्रिभुज और दोनों एक जैसे, और 2 वृत्त दोनों एक जैसे, लेकिन इसमें हर एक आकृति अलग तरीके की है। इसमें हर एक आकृति अलग तरीके की है, बस 2 मिल रहा है। इसमें बस 2 मिल रहा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इससे ये मिल रहा है और इससे ये मिल रहा है, मतलब 2 आपस में ये मिल रहे हैं, और इस तरह कहीं पर भी नहीं है, यानी कि आपका 75 का पहला वाला सेक्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर के स्थान पे क्या आएगा।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका ये सेम है, यानी कि आपको अभी हमने दर्पण वाला बताया, तो ये दर्पण वाला फिगर बनाया गया है। तो भी का दर्पण वाला फिगर क्या होगा, भी ही होगा, यानी कि 76 का पहला हो जाएगा। अगर भी का जल वाला प्रतिबिंब पूछ ले तो इस तरह होगा, दर्पण वाला प्रतिबिंब इस तरह होगा। बढ़ते हैं आगे 77 नंबर पर कि पेट्रोल की गुणवत्ता उसमें किस में अभिव्यक्त की जाती है। जैसे कि पेट्रोल कई तरह का होता है, तो कौन पेट्रोल कितना शुद्ध है, जैसे आपने पढ़ा होगा हवाई जहाज का जो पेट्रोल होता है वो अलग तरीके का होता है, तो इसमें होती है ऑक्टेन संख्या। तो पेट्रोल की शुद्धता या गुणवत्ता उसके ऑक्टेन संख्या पर निर्भर करती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है हर साल 5 जून को। चलिए आप बताइए, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, या फिर बाल दिवस कब मनाया जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेपाल की राजधानी पूछा गया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और इस तरह के थोड़े हार्ड क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। सही उत्तर होगा काठमांडू। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई। जैसे आप सुनते होंगे फांसीवादी, तो फासिस्टवाद इसको बोलते हैं। इसकी विचारधारा कहाँ पे हुई? तो इटली में। अगला है, और ये मैथ का क्वेश्चन है कि 7 का पावर x बराबर 1/343, तो x की वैल्यू बताना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप 343 को देखें तो 7 का पावर 3 लिख सकते हैं, और अगर इस 7 के पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 7 का पावर -3 हो जाएगा। बेस बराबर है तो यहाँ पे घातांक भी बराबर हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी -3 के बराबर। एकदम आसान क्वेश्चन था। एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा खेली गई 10 पारियों में रनों का औसत 50 है। 10 पारी खेला, औसत 50 है, यानी कि कुल कितने रन बनाए उसने? 10 × 50 यानी कि 500। अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। अब 11 पारी खेलेगा तो चाहता है कि जो रनों का औसत है उसमें 2 की वृद्धि हो जाए, यानी पहले 50 था अब 52 हो जाए। तो 11 का अगर हम 52 में गुणा करें तो कितना होगा? 11 दूनी 22, 2 हो गया, और 11 5 55 और 2 57। 11 पारी खेलने के बाद वो चाहता है कि 572 रन बन जाए, लेकिन 10वीं पारी तक 500 रन है, यानी कि उसको कितना ज़्यादा बनाना पड़ेगा? 72 रन। 82 नंबर का ये सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये है 83 नंबर का, और यहाँ पर देखिए 17/15 × 17/15 धन 2/15 2/15 17/15 4/15। क्या समझ में आ रहा है? अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए a² हो सकता है प्लस b² हो सकता है। अब a² और b² से संबंधित 2 फार्मूले काफ़ी पॉपुलर हैं। वैसे तो कई फार्मूले हैं, लेकिन 2 फार्मूले काफ़ी पॉपुलर है। एक है +ab 2ab और एक है -2ab। यहाँ पर क्या है? तो माइनस है, ठीक है। तो जब माइनस वाला है तो हम माइनस वाले को ही लेंगे, इस प्लस वाले को नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 17/15 × 2/15 × 2, इसको इस तरह लिख सकते हैं। 2 हो गया, इसको हमने a माना था, a भी हो गया, और ये b भी हो गया क्योंकि इसको हमने b माना था। अब ये फार्मूला सेट हो गया, a² + b² -2ab, और इसकी वैल्यू क्या होती है? a - b का होल स्क्वायर। a हमने माना है 17/15, b हमने माना है 2/15, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 15/15, यानी कि 15 से 15 कट गया, हो गया 1, और 1 का स्क्वायर बराबर हो गया 1। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यहाँ पे देखिए 84 से लेके 86 तक इसी को पढ़ करके उत्तर देना है 3 क्वेश्चनों का। यहाँ पर सूचना है कि एक समूह में 5 व्यक्ति A B C D E हैं। B और C अंग्रेजी तथा गणित में बुद्धिमान है। A और C गणित और अर्थशास्त्र में बुद्धिमान है। B और D अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बुद्धिमान है। D एवं E राजनीति शास्त्र एवं भूगोल में बुद्धिमान है। E अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है और भूगोल में बुद्धिमान है। तो इस तरह एक डेटा दिया गया है। अब इससे पूछा गया है कि अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र तथा भूगोल में कौन बुद्धिमान है। अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र और भूगोल। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र और भूगोल में है ई, ठीक है। राजनीति शास्त्र और भूगोल में है डी ई, लेकिन जो डी है ये अंग्रेजी में भी है,
यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डी है ये अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र और भूगोल तीनों में होगा। जो इसका उत्तर होगा ये होगा चौथा वाला, यानी कि डी। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र और गणित में कौन बुद्धिमान है? इसको आप चाहें तो टेबल बनाकर भी हल कर सकते थे, टेबल से काफ़ी आसान हो जाता। अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र और गणित में कहा गया है, अंग्रेजी गणित में ये हो गया, मतलब इसी में से एक होगा। और इसके अलावा राजनीति शास्त्र में कहा गया है तो ये है बी, बी, सी और बी, यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी वाला। कौन सा गणित और अर्थशास्त्र में बुद्धिमान है परंतु अंग्रेजी में बुद्धिमान नहीं है? गणित और अर्थशास्त्र लेकिन इंग्लिश ना हो, तो इंग्लिश वाले जो भी हैं वो हट जाएंगे, यानी कि आपका उत्तर बी और डी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बी और सी भी नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर इंग्लिश लिखा गया है वो नहीं होगा। बस क्या बचा है? ए बचा है। ए, बी, सी, डी में से केवल ए बचा है और यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि ए गणित और अर्थशास्त्र में बुद्धिमान है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको अगर आप चाहें तो एक टेबल बना सकते थे, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, भूगोल, और यहाँ पे ए, बी, सी, डी करके तब भी आप लगा सकते थे। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक के बारे में आप सुने होंगे। क्रायोजेनिक एक ईंधन होता है, तो यहाँ पे क्रायोजेनिक है निम्न तापमान से। स्मॉग, जो कि धुआं कहते हैं आपको, इसको ये किसका मिश्रण है? स्मॉग, बताइए। 2 सेकंड आपको मिल रहा है। तो ये होता है धूम्र और कोहरे का। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? जो लाल चना होता है इसमें कौन सा एंजाइम होता है? यह है आपके विकल्प और सही उत्तर होता है डायस्टेज। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने वाला सोडा होता है जिसको हम कहते हैं NaHCO3, बता दीजिए। अब देख के तो आप बता ही सकते हैं बड़े आसानी से। यहाँ पे है बाई, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो बताइए कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि 375 हो जाए? कोई ऐसी संख्या है जिसमें 25% घटा देने पर वो संख्या क्या बच रही है? 225, यानी कि 25% घटा देते हैं, यानी कि 75% बच गया। किसी में से 25% घटा दिए तो बचा कितना? 75%, यानी x का 75% क्या है? 225 है। और अगर आप इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 300। इससे क्या पता चल गया कि वो संख्या कितनी है? 300 है। अब 300 को 375 करना है। कितना बढ़ाना है? 75। कितने से बढ़ाना है? 300 से। यहाँ 100 हो जाएगा, चूँकि परसेंटेज की बात है। तो यहाँ पे देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 बच गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि आपका उत्तर आ गया 25। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे 92 नंबर में आपको बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब ये होता है जिसकी अधिकता हो उसको हम कहते हैं बहुलक, जो ज़्यादा हो। पहले हम 100 को देखेंगे तो 1, 2 और 3। 110 को देखेंगे तो 1, 2। 120 को देखेंगे तो 1, 2, 3, 4। 120 अब तक 4 बार आ चुका है। 140 2 बार है। 90 2 बार है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 120, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाएगा वही उसका बहुलक होता है। यहाँ पे कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना होगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ मंत्री अध्यापक हैं, कुछ मंत्री अध्यापक हैं। ठीक है, सभी अध्यापक विद्वान हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। अब कह रहा है कि कुछ मंत्री विद्वान हैं, कुछ मंत्री विद्वान हैं, इस तरह कुछ मंत्री विद्वान है। क्या ये सही है? तो कुछ मंत्री विद्वान तो है ही, क्योंकि ये जो विद्वान वाला आंकड़ा है ना, ये यहाँ तक गया है, और ये जो है मंत्री लोग, इसमें जितने भी मंत्री आ जाएंगे वो क्या है? वो विद्वान भी हैं, यानी कि जो पहला वाला ये बिल्कुल सही है। सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी विद्वान अध्यापक हैं। देखिए, क्या सभी विद्वान अध्यापक हैं? नहीं,
केवल इसमें से इतने लोग हैं जो कि विद्वान और अध्यापक दोनों हैं, बाकी कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कि अध्यापक नहीं है, यानी कि इसमें से दूसरा वाला का अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पे क्या होगा, केवल पहले का अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इसरो के द्वारा जो जीसैट 31 भेजा गया, यह किस तरह का उपग्रह है, बताएं। जो जीसैट 31 ये भेजा गया था, आपको बताना है यहाँ पर कि ये किस तरह का उपग्रह है। आपके ऑप्शन है रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन, संचार, भू स्थिर। सही उत्तर हो जाएगा ये संचार है। किस राज्य सरकार ने 4 फरवरी 2019 को सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय प्राणी घोषित किया है। राज्य का जलीय प्राणी किसको बनाया गया है, ये मतलब एक सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई। सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, पंजाब के द्वारा की गई। वह राज्य जहां देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। पहले 24 ही हाई कोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अब हो गए 25। आपको बताना है कि 25वां बनाया गया था किस राज्य में, तेलंगाना में। तेलंगाना भी 2014 में ही बनाया गया था, तो उसको लेकर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय काम करना शुरू किए, और ये 25वां है। वह देश जिसके द्वारा विश्व के प्रथम उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए प्रथम सैटेलाइट लॉन्च किया गया। वह देश कौन सा है जहां पर विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये देश है आपका चाइना। भारत का प्रथम कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, राजकोट, बताइए। मुंबई में। म्यांमार की मुद्रा क्या है, जैसे भारत का रुपया है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है, उसी तरह म्यांमार की मुद्रा है क्या। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।